आधी रात का वक्त था। शहर के हंगामे आहिस्ता आहिस्ता थमना शुरू हो चुके थे। दुकानें और होटल बंद हो रहे थे और आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूब चुका था। अलबत्ता अभी भी बहुत से लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा थे। ये मंजर शहर के सबसे बड़े अस्पताल का था, जहां आज डॉक्टर निशा की नाइट ड्यूटी थी। वो पूरे अस्पताल का राउंड मुकम्मल करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी। आज वो ड्यूटी पर अकेली डॉक्टर थी, क्योंकि उसके साथ ड्यूटी करने वाली डॉक्टर की वालिदा का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो हंगामी तौर पर अपने घर चली गई थी। इस वक्त निशा के साथ सिर्फ चंद नर्सें मौजूद थीं। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर उस वक्त कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ गया जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया तो वो क्या करेगी। उसके सीनियर डॉक्टर ने जाते हुए कहा था, आज आप अकेले ही अगर किसी भी किस्म का मसला पेश आए तो फौरन मुझे बुला लीजिएगा। ये कहते हुए उसने डॉक्टर निशा पर एक गहरी और मायने खेज नजर डाली थी। निशा ने नफरत से अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया था। उसे अपने सीनियर डॉक्टर समान से हमेशा शदीद नफरत महसूस होती थी। उसकी हवस भरी नजरें और गंदे अंदाज़े गुफ्तगू निशा को सख्त नागवार गुजरते थे। अस्पताल की न जाने कितनी नर्सें और लेडी डॉक्टर्स उसकी हरासानी का शिकार हो चुकी थी। हत्ता कि कई लड़कियों ने तंग आकर नौकरी तक छोड़ दी थी। डॉक्टर समान डॉक्टर निशा की तरफ सिर्फ मायने खेज नजरों से देखने या दो टोक इशारों वाले जुमले कहने की हिम्मत रखता था। उससे आगे बढ़ने की जरूरत वो कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि डॉक्टर निशा एक बाअसर जागीरदार खानदान से ताल्लुक रखती है, जिसका असर शौक दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके खानदान के अफराद सियासत समेत मुल्क के कई अहम ओहदों पर फाइज थे। ऐसे बाअसर खानदान की बेटी का अस्पताल में नौकरी करना सिर्फ उसकी अपनी ख्वाहिश थी। बाबा जान ने तो उससे ये भी कहा था कि वो उसके लिए एक जदीद क्लिनिक बनवा देते हैं, जहां वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। मगर निशा अपनी जिद, अपनी खुददारी और असूलों पर कायम रहने वाली लड़की थी। उसने साफ इनकार करते हुए कहा था, नहीं दादा अब्बू, आप मेरे लिए क्लिनिक नहीं बनवाएंगे। पहले मैं अस्पताल में नौकरी करूंगी, तजर्बा हासिल करूंगी, उसके बाद अगर क्लिनिक या अस्पताल बनाऊंगी तो वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई से होगा। उसकी बात सुनकर दादा जोर से हंस पड़े थे और वो बोले, अरे बेटा, तुम सिर्फ एक इशारा करो, हम तुम्हारे नाम से शहर में कई अस्पताल बनवा देंगे। मगर निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दादा अब्बू, मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल करना है। अपना नाम भी खुद बनाना है और अपना मुकाम भी। मैं दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कायल नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मुर्तजा खानजादा ने फख्र भरी नजरों से अपनी पोती को देखा था। उन्हें हमेशा अपने बेटों से यही शिकवा रहा था कि वो उनकी तरह सख्त मिजाज और असूलों के पाबंद नहीं बन सके। मगर निशा की उनकी ये हसरत पूरी कर दी थी। निशा के अलावा उनके दोनों पोते, सवार शाह और जबरान शाह, बेमिजाज और असूलों में बिल्कुल उन्हीं पर गए थे। और यही वजह थी कि मुर्तजा खानजादा को अपने तीनों पोते पोतियों पर बेहद न फख्र था। डॉक्टर निशा अभी राउंड मुकम्मल करके अपने कमरे में बैठी ही थी कि एक नर्स घबराई हुई भागती हुई अंदर आई और हाँफते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, एक इमरजेंसी केस आ गया है। डॉक्टर साहिबा, एक आदमी का बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। उसे गोली भी लगी है और वो बुरी तरह जख्मी है। उसके साथ आने वाले लोग कह रहे हैं कि आप फौरन चलकर उसे देखें, उसकी जान बचा लें। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर निशा एक लम्हे के लिए परेशान हो गई। अभी कुछ देर पहले ही वो ये सोच रही थी कि अगर कोई मुश्किल इमरजेंसी केस आ गया तो वो अकेले उसे कैसे संभालेगी, और अब उसका वही खौफ हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। वो फौरन इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही मरीज के करीब पहुंची, उसकी आंखें हैरत से फैल गई और पलकें झपकना जैसे भूल गई। वह चंद लम्हों के लिए साकित होकर उसे देखती रह गई। इधर उसके साथ आने वाले आदमी मुसलसल धमकियां दिए जा रहे थे। हमारे मालिक को कुछ नहीं होना चाहिए, उन पर मामूली सी आंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर साहिबा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इस पूरे अस्पताल को तबाह बर्बाद कर देंगे। उनकी बातें सुनकर निशा का गुस्सा भड़क उठा। जो लड़की इस आदमी को देखकर अपनी जगह साकित रह गई थी, उसके अंदर की बेबाक और गुस्सीली निशा यकदम जाग उठी। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर आप लोगों ने यहाँ रौब जमाना है और धौंस दिखानी है तो अपने मालिक को लेकर फौरन यहाँ से चले जाएं। उसकी दो टोक बात सुनकर वह सब खामोश हो गए और उनका लहजा भी नरम पड़ गया, क्योंकि आसपास कोई दूसरा अस्पताल मौजूद नहीं था और यह पूरे शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। अगर वो अपने जख्मी मालिक को यहाँ से कहीं और ले जाते तो बहुत देर हो जाती।
बल्कि मुमकिन था कहीं और ले जाते तो बहुत देर हो जाती, कि रास्ते में ही उसकी हालत मज़ीद बिगड़ जाती और कोई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता। इस वक़्त वो शदीद तकलीफ़ से कराह रहा था और बड़ी मुश्किल से खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। नर्स ने आगे बढ़कर इन तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और सख्ती से बोली, "आप सब बाहर जाएँ, तभी हम अपना काम शुरू कर सकेंगे।" डॉक्टर निशा आहिस्ता-आहिस्ता मरीज़ के करीब आई तो उसने बमुश्किल अपनी आँखें पूरी खोलकर एक नज़र निशा को देखा। चंद लम्हों के लिए उसकी नज़रें निशा के चेहरे पर जम गई थी और निशा भी उसे देखती रह गई थी। अगले ही लम्हे उसके दिल में जैसे तूफान बर्पा हो गया था। ये तो वही आदमी है, हमारे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार। यही वो दरिंदा है जिसने हमारे खानदान की खुशियां छीन ली, हमारे कितने ही अपनों को मौत के घाट उतार दिया और हमारे खानदान का तख्ता उलट कर रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर ये लर्जिश खौफ की नहीं बल्कि शदीद गुस्से की थी। वो सोच रही थी कि जिस इंसान की वो जिंदगी भर नफरत करती आई है, आज वही और मौत और जिंदगी की कश्मकश में उसके सामने पड़ा था। क्या वो वाकई ही उसकी जान बचाए? कैसा जालिम इंसान इस काबिल भी है कि वो उसका इलाज करे? उसे तो हमेशा यही ख्वाहिश रही थी कि अगर कभी ये शख्स उसके सामने आया तो वो अपने हाथों से उसके सीने में गोलियां उतार देगी, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने उसके बाप की मोहब्बत छीन ली थी। उसे आज भी अच्छी तरह याद था कि उसके बाबा उससे किस कदर मोहब्बत करते थे। उसके नाज़ नखरे उठाते नहीं थकते थे। उस दिन भी वो निशा की फरमाइशों की लंबी फहरिस्त सुनकर मुस्कुराते हुए घर से निकले थे और जाते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा था, मैं अभी वापस आता हूँ, अपनी शहजादी के लिए वो सब कुछ लेकर आऊंगा जो उसने मुझसे मांगा है। जैसे ही वो घर से निकलने लगे अचानक उनके फ़ोन पर एक कॉल आ गई। कॉल सुनते ही उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो जल्दी से गाड़ी में बैठे और सीधा ज़मीनों की तरफ रवाना हो गए। मगर जब वापस आए तो अपने कदमों पर नहीं बल्कि 4 आदमियों के कंधों पर सवार थे। उनका पूरा जिस्म खून में नहाया हुआ था। इस वक़्त निशा इतनी कम उम्र थी कि समझ ही ना सकी उसके साथ क्या हुआ है। वो हैरान थी कि उसकी माँ इस तरह चीख-चीख कर क्यों रो रही है और खानदान की बाकी औरतें पागलों की तरह क्यों बैन कर रही हैं। जब उसे हकीकत का एहसास हुआ तो उसकी अपनी दुनिया भी उजड़ गई थी। वो धाड़े मार-मार कर रोने लगी थी, क्योंकि वो यतीम हो चुकी थी। उसका बाप उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया था और इस सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक ही इंसान था। वही आदमी जो इस वक़्त खून में लथपथ उसके सामने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा था। निशा बेख्तियार एक कदम पीछे हटी, मगर अगले ही लम्हे उसे वो अहद याद आ गया था, जो उसने डॉक्टर बनने से पहले अपने रब से किया था, कि वो किसी भी मरीज़ के साथ अपनी ज़ाती दुश्मनी या नफ़रत की बुनियाद पर नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। हर मुमकिन कोशिश करेगी कि मरीज़ की जान बचा सके, उसका बेहतरीन इलाज करे, क्योंकि शिफा देना सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है और उसका काम सिर्फ़ अपनी पूरी कोशिश करना है। आज उसी के लिए अपने अल्फाज़ उसके सामने खड़े थे। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि इस वक़्त उसके सामने उसका दुश्मन नहीं बल्कि एक मरीज़ है, जो मौत के दहाने पर खड़ा है। उसने खुद पर काबू पाया, तेज़ी से इलाज शुरू किया, उसके सीने में फंसी गोली निकाली, ज़ख्म साफ़ किए, एक-एक करके उन पर पट्टियाँ बाँधी और पूरी तवज्जो के साथ उसकी जान बचाने की कोशिश करती रही। काफ़ी देर की मेहनत के बाद गोली निकाल दी गई और तमाम ज़रूरी इलाज मुकम्मल हो गया। अब वो खतरे से बाहर था। निशा जब इमरजेंसी रूम से बाहर आई तो उसके साथ आए हुए आदमियों को बताया कि उनका मालिक अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सबने सुकून का सांस लिया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहिबा, आप वाकई बहुत काबिल हैं। हमारे मालिक को होश आ जाए तो वो आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। उनकी बात सुनकर निशा चंद कदम चलने के बाद अचानक रुक गई। वो पलट कर वापस आई, इन सब की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ? सबने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। निशा ने मजबूती से कहा, मैं मुर्तज़ा खानज़ादा की पोती डॉक्टर निशा और कासिम खानज़ादा की बेटी हूँ। वही कासिम खानज़ादा जिसे तुम्हारे इस मालिक ने कत्ल किया था। दिल तो मेरा यही चाहता था कि आज इसी ऑपरेशन टेबल पर उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दूँ, मगर मैंने अपने पेशे से वफ़ादारी निभाई है। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन हाँ, तुम्हारे मालिक पर ज़रूर एक एहसान किया है। मगर याद रखना, आज नहीं तो कल मैं उससे अपने बाप के खून का हिसाब ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी जा चुकी है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और वो सब खामोशी से उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे। अगले दिन अरमान खान को होश आ गया था। आंखें खुलते ही उसे सबसे पहले ही वही चाँद सा चेहरा और गहरी आंखें याद आईं,
जिन्होंने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। उसने आहिस्ता से अपने आदमियों को बुलाया और कहा, जिस मसीहा ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके आदमी हिचकिचाते हुए बोले, मालिक, आप शायद नहीं जानते, वो आपके दुश्मन की बेटी है। अरमान खान ने फौरन उनकी बात काट दी और पुरसकून लहजे में कहा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि डॉक्टर निशा कौन है और किसकी बेटी है, मगर उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने मेरी जान बचाई है और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी दौरान डॉक्टर निशा रोजाना के मामूल के मुताबिक राउंड पर आई। जैसे ही उसने अरमान खान को होश में देखा, वो खामोशी से पलट कर जाने लगी, मगर अरमान खान ने मुस्कुराते हुए आवाज दी, क्या अपने मरीज का हाल नहीं पूछेंगी डॉक्टर साहिबा? इसी मरीज का जिसे आपने कल मौत के मुंह से निकाला था। निशा ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया। दिल ही दिल में नफरत की घूंट पीती हुई उसके करीब आई और सट लहजे में पूछा, अब तबीयत कैसी है अरमान खान? हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से आपने मुझे छुआ है, मेरा इलाज किया है, तब से पहले से भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप तो मेरी मसीहा ही बन गई हैं। उसकी बात सुनकर निशा चौंक गई। क्या वो जानता था कि वो कौन है? वो मजीद एक लम्हा भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए पलट कर जाने लगी, मगर अरमान खान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे लहजे में बोला, आपने मुझ पर रहम करके मेरी जान बचाकर दरअसल अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? निशा ने फौरन झटके से अपना हाथ छुड़ाया और नफरत से उसे घूरते हुए बोली, तुम जैसे कमजोर इंसान से इस बात की तवक्को की जा सकती है। अपने मोहसिन को डसने की हिम्मत सिर्फ तुम जैसे सांप ही रखते हैं। तुम पर जो भी एहसान करे, उसे तुम्हारे शर से अल्लाह महफूज रखना चाहिए, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपने बचाने वालों को भी नहीं बख्शता। मगर एक बात याद रखना, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे सामने मौत बनकर जरूर आऊंगी, और इस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। डॉक्टर निशा, आप तो बड़ी मजे की बातें करती हैं। अरमान खान जोर से हंसते हुए बोला, लगता है आपके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। उसकी बात सुनकर निशा नफरत से पांव पटकती हुई वहां से निकल गई थी। वो दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रही थी। क्या जरूरत थी मुझे इस घटिया इंसान के मुंह लगने की? जब मुझे मालूम था कि उसे होश आ चुका है तो मुझे उसके कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। बिला वजह अपना मूड खराब कर लिया मैंने। उसके ज़हन में एक ही बार फिर अपने बाबा का खून में लथपथ वजूद घूम गया और वो इस याद को बर्दाश्त न कर सकी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और वो एक बार फिर शिद्दत से रो पड़ी। 2 दिन बाद अरमान खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर चला गया। उसके जाने के बाद निशा ने सुकून का सांस लिया, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि उसका यह सुकून और खुशी सिर्फ आरज़ी साबित होने वाली है। उसी शाम जब वो घर पहुंची तो दादा अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे यकीन है ये सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। निशा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसी खुशखबरी? दादा जान, जल्दी बताइए ना। मुर्तजा खानजादा ने मुस्कुराते हुए अपनी अहलिया की तरफ इशारा किया और बोला, सोचा मोहतरमा, ये खुशखबरी आप ही सुनाइए। वैसे भी ये बात आपके मुंह से ज्यादा अच्छी लगेगी। इतना कहकर वो वहां से उठकर चले गए। निशा मुस्कुराती हुई अपनी दादी के पास आकर बैठी और उनकी गोद में सर रख दिया। फिर शरारती अंदाज में बोली, दादो, ये दादा अब्बू क्या को हो गया है? पहले तो हर बात सीधे अंदाज में करते थे, अब हर बात पहेलियों में करने लगे हैं। उनकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। रसिया बेगम हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा, तुम्हारे दादा तो शुरू से ही ऐसी हैं। उन्होंने कभी कोई बात सीधे अंदाज में नहीं की। मैं भी सारी जिंदगी उनकी बातों से मतलब समझने में उलझी रही हूँ। ये कहते कहते वो पुरानी यादों में खो गई। फिर अचानक पेशानी पर हाथ मार कर बोली, अरे देखो तो सही, मैं तो पुरानी बातों में ही लग गई और जो असल बात करनी थी वो तो भूल ही गई। इधर निशा बार बार जमाइयाँ ले रही थी। गुज़िश्ता रात उसकी नाइट ड्यूटी थी और वो घर आकर सिर्फ सुकून से सोना चाहती थी। वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो रज़िया बेगम ने उसे रोक लिया। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन लो। निशा ने बमुश्किल अपनी नींद पर काबू पाया और दोबारा उनके पास आकर बैठ गई। रज़िया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। वो तुम्हारे दादा जान से पुराने दोस्त हैं। उनका बेटा भी तुम्हारी तरह डॉक्टर है, अमेरिका से तालीम हासिल करके आया है। उसकी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह
बड़े बड़े ख्वाब हैं। वो अपना अस्पताल और क्लिनिक बनाना चाहता है जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाए। जहाँ तुम्हारे दादा ने उसकी सोच और इरादे सुने तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम दोनों एक ही सोच जैसे हो। उन्होंने बड़े मान से तुम्हारा रिश्ता मांगा है। तुम्हारे दादा ने उन्हें आज रात खाने पर दोबारा बुलाया है, ताकि तुम भी उन लोगों से मिल लो। अगर तुम उनसे मिलकर मुतमईन हो जाओ तो फिर आगे की बात होगी। ये सुनते ही निशा हैरत से उन्हें देखने लगी। दादो, अभी तो मेरी हाउस जॉब मुकम्मल हुए 2 महीने भी नहीं हुए और आप लोगों को मेरी शादी की फिक्र लग गई है। नहीं दादो, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। रज़िया बेगम ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया और बोली, बेटा, अभी कोई शादी नहीं हो रही। जब तुम चाहोगी तब ही होगी। फिलहाल तो सिर्फ एक मुलाजमत है। तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, समझ लो। अगर वो लड़का तुम्हें पसंद ना आए तो हम साफ इनकार कर देंगे। वैसे भी तुम्हारे दादा तुम्हारे मामले में बहुत वसी दिल रखते हैं। अगर तुम किसी बात से इनकार कर दो तो वो उसे अपनी अना या जिद का मसला कभी नहीं बनाएंगे। रज़िया बेगम ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारी बाकी औलाद अपनी जगह, मगर तुम सबसे अलग मुकाम रखती हो। ये सुनकर निशा दिल से मुस्कुराई और शर्राती अंदाज में बोली, ठीक है दादो, लेकिन अगर वो लड़का मुझे पसंद ना आया तो आप लोग बगैर किसी सोच विचार के उसे इनकार कर देंगे ना? मुझे मनाने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना? रसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए यकीन दिलाया तो निशा मुतमईन होकर अपने कमरे में चली गई और गहरी नींद सो गई। शाम को वो मामूल से कुछ जल्दी जाग गई थी। उसने हल्के रंग का खूबसूरत लिबास पहना, हल्का सा मेकअप किया, दुपट्टा नफासत से अपने शानों पर फैलाया और टीवी लाउंज में आ गई, जहां उसके दादा, कजन्स और खानदान के बाकी अफराद पहले ही मौजूद थे। पूरे घर में एक खुशगवार रौनक लगी हुई थी। सबको मालूम हो चुका था कि आज कुछ लोग निशा को देखने आने वाले हैं, इसलिए हर कोई उसे छेड़ने में मसरूफ था और निशा भी मुस्कुराते हुए सबकी बातों का जवाब दे रही थी। कुछ ही देर बाद मेहमान आ गए तो घर का माहौल खुद ब खुद संजीदा हो गया। निशा ने पहली बार उस लड़के को देखा जिसका नाम कामरान था। वो निहायत बावकार, डिसेंट, वजीह और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। उसे देखकर निशा के दिल में बेख्तियार ख्याल आया, लड़का तो वाकई अच्छा है। दूसरी तरफ कामरान भी पहली ही नजर में निशा से मुतासिर हो गया था। दोनों को कुछ देर एक दूसरे से बात करने का मौका मिला। निशा ने उससे अपने पेशे, अपने शौक, मुस्तकबिल के मंसूबों और ख्वाबों के बारे में बताया। ये सुनकर कामरान बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसकी सोच भी निशा से काफी हद तक मिलती थी। खाना निहायत खुशगवार माहौल में खाया गया। हंसी मजाक भी होता रहा और दोनों खानदान एक दूसरे से काफी मानूस महसूस करने लगे। जब मेहमान रुखसत हो गए तो मुर्तजा खानजादा ने निशा से उसकी राय पूछी। निशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दादा जान, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, बाकी जैसा आप बेहतर समझे। उसका जवाब सुनते ही सब उसे छेड़ने लगे और वह शर्माती हुई मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे खुद भी एहसास न हुआ कि कब कामरान उसके ख्यालों में जगह बना गया। अब अक्सर वो उसी के बारे में सोचती रहती थी, यहाँ तक कि वो अपनी इस पुरानी किस्म को भी भूलने लगी थी कि उसे एक दिन अरमान खान से अपने बाप के खून का बदला लेना था। अब उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ अपनी आने वाली शादी के ख्वाब सजे हुए थे। चंद ही दिनों में उसकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि निशा को भी इस फैसले पर कोई एतराज नहीं था। वो पूरी खुशी और दिलजमी के साथ अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। फैसला ये हुआ कि निकाह जल्द हो जाएगा, जबकि रुखसती 2 माह बाद होगी। शादी की ज्यादातर खरीदारी उसने अपनी दादी और चाची के साथ की, जबकि कुछ शॉपिंग वो अकेले भी कर लेती थी। इन्हीं दिनों में उसकी करीबी सहेली जीनिया की कॉल आई। जीनिया ने मोहब्बत भरे शिकवे के अंदाज में कहा, यार, अब तो तुम पराई होने जा रही हो। पता नहीं शादी के बाद कब मुलाकात होगी। एक बार मेरे पास आओ, चंद दिन मेरे साथ गुजार लो, अपनी सहेली को भी थोड़ा वक्त दे दो। उसकी बात सुनकर निशा जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे यार, तुम इतनी खूबसूरत जगह रहती हो, वहां अकेले आकर क्या मजा आएगा। अब तो अपने शोहर के साथ ही आऊंगी। ये सुनकर जीनिया फौरन उसे छेड़ने लगी। वाह जी वाह, अभी से शोहर के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग शुरू होगी। मैडम, शोहर के साथ भी जरूर आ जाना, लेकिन उससे पहले चंद दिन मेरे पास आओ ताकि हम दोनों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। सीनिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, कुछ दिन हम दोनों एक साथ गुजारेंगे, ये वक्त तुम्हें हमेशा याद रखेगा। उसकी बात सुनकर निशा मुस्कुरा दी और बोली, चलो ठीक है यार, मैं दादा जान से बात करती हूँ
पूरी कोशिश करूंगी कि आ सकूं। सीनिया ने फौरन कहा, नहीं कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में आना है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। निशा ने मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया, मगर फोन बंद होते ही जीनिया ने खौफजदा नजरों से उस शख्स की तरफ देखा जो उसके कान के साथ पिस्तौल लगाए खड़ा था और उसे यही सब बातें कहने पर मजबूर कर रहा था। सीनिया की आंखों में आंसू आ गए। वो लरसती हुई आवाज में बोली, तुम मेरी दोस्त को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? तुम कौन हो और तुमने उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे क्यों मजबूर किया? वो शख्स सर्द लहजे में बोला, ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारा मामला नहीं है। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मगर याद रखना मेरे हाथ बहुत लंबे हैं और मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई या अपनी दोस्त को सच बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, तुम्हारा छोटा भाई मेरे कब्जे में ही रहेगा। ये सुनकर जीनिया का रंग फक हो गया। वो कांपती हुई उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, नहीं, खुदा के लिए मेरे भाई को कोई नुकसान मत पहुंचाना। वो बहुत मासूम है, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं। वो शख्स गुस्से से बोला, अगर अपने भाई की जिंदगी चाहती हो तो अपनी जुबान बंद रखो। जब तक निशा मेरे कब्जे में नहीं आ जाती, तुम ना उसे कुछ बताओगी और ना ही उसके घर वालों को। अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं मरेगा, बल्कि तुम्हें भी ऐसी सजा दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसकी धमकियां सुनकर सीनिया सारों कतार रोने लगी। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। वो सोच रही थी कि एक सच्ची दोस्त होते हुए भी वो अपनी ही दोस्त को धोखे से एक ऐसे जाल में धकेल रही है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। दूसरी तरफ निशा ने अपने दादा जान से जीनिया के पास जाने की इजाजत मांगी, जो उन्होंने कुछ शराइत के साथ दे दी। मुर्तजा खानजादा ने कहा, ठीक है बेटा, मगर तुम 2 दिन से ज्यादा वहां नहीं रहोगी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे ससुराल वाले आजकल हमारे घर आते जाते रहते हैं और मुमकिन है उन्हें ये बात पसंद ना आए। वैसे भी शादी के बाद तुम्हें अपनी ये दोस्तियां और सहेलियां काफी हद तक पीछे छोड़नी पड़ेंगी। निशा फौरन बोली, दादा जान, मेरा होने वाला शोहर मेरी तरह ओपन माइंडेड है। वो पुराने जमाने के ख्यालात रखने वाला इंसान नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसी बातों पर कभी एतराज नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मुर्तजा खानजादा मुस्कुरा दिए और मोहब्बत से बोले, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रखे और उसे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो। निशा ने मुस्कुराते हुए आमीन कहा और जीनिया के घर जाने की तैयारी करने लगी। मुर्तजा खानजादा ने एहतियातन उसके साथ एक ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड भी भेज दिया। ये देखकर निशा हंस पड़ी और बोली, दादा जान, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, किसी दुश्मन से मिलने नहीं, जो आपने मेरे साथ इतनी सिक्योरिटी लगा दी। मुर्तजा खानजादा ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा, एहतियात हमेशा इंसान की हिफाजत करती है और वैसे भी मुझे अपने दुश्मनों पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। मैं उनके बहुत से दाव पेच देख चुका हूँ, इसलिए हर वक्त मोहतात रहता हूँ। दादा की बात सुनकर निशा का चेहरा उदास हो गया। माजी के तल्ख वाकयात एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, मगर उसने खामोशी अख्तियार कर ली। जब वो सीनिया के घर जाने के लिए तैयार हुई तो मुर्तजा खानजादा ने एक बार फिर उसे एहतियात की तलकीन की। देखो बेटा, ज्यादा बाहर मत घूमना, जहां भी जाना अपने सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर जाना। उसे बताए बगैर कहीं मत जाना और किसी भी किस्म की लापरवाही मत करना। निशा ने मुस्कुराते हुए इनकी तमाम बातों से इत्तफाक किया और इनकी दवाओं के साथ मरी के लिए रवाना होगी। चंद घंटों बाद वो लोग मरी की हदूद में दाखिल हो चुके थे। गाड़ी निस्बतन सुनसान इलाके से गुजर रही थी जहां इर्द गिर्द आबादी ना होने के बराबर थी। सीनिया का घर भी अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था कि अचानक एक स्याह रंग की गाड़ी उनके सामने आकर जोर से रुकी। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी का टायर सड़क पर बुरी तरह से चिड़चिड़ा उठे। अगले ही लम्हे असले से लैस कई नेकाबपोश अफराद गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने पलक झपकते ही ड्राइवर को काबू कर लिया, जबकि निशा के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी के करीब पहुंचते ही गोली मार दी गई। वो वहीं तड़प कर गिर गया। उसके बाद वो निशा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। ड्राइवर ने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए पूरी हिम्मत से उनका रास्ता रोका और चीख कर बोला, तुम लोग कौन हो? हमारी बेगम साहिबा को कहीं नहीं ले जा सकते। जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उसकी बात सुनकर तमाम नकाबपोश जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक तंसिया लहजे में बोला,
तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ लोगे? चलो ज़रा, बिगाड़ के दिखाओ। दूसरी तरफ निशा ने जब उन मुसल्लह अफराद को अपनी तरफ बढ़ते देखा, तो पहली बार उसके दिल में शदीद खौफ ने जगह बना ली। उसका पूरा वजूद लरसने लगा, मगर फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो उनकी गिरफ्त से निकलकर भागना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी, मगर अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़ पाई थी। क्या उनमें से दो आदमियों ने उसे दबोच लिया। एक शख्स तंजिया अंदाज में बोला, कहाँ भागने की तैयारी कर रही हो? डॉक्टर साहिबा, अब आप कहीं नहीं जा सकती। अब आप सिर्फ हमारे मालिक के पास जाएंगी और वही फैसला करेंगे कि आपको वापस भेजना है या हमेशा के लिए अपने पास रखना है। ये कहते ही उसने एक दवा लगाई और रुमाल निशा के मुंह पर रख दिया। चंद ही लम्हों में उसकी पलकें बोझल होने लगी और उसके होश उड़ने लगे, मगर बेहोश होने से पहले डॉक्टर साहिबा और मालिक के अल्फाज उसके कानों में गूंजे तो वो चौंक उठी। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश करने लगा, आखिर ये मालिक कौन है? ये लोग उसे किसके पास लेकर जा रहे हैं? मगर अगले ही लम्हे उसकी सोच तारीकी में डूब गई और वो बेहोश होकर उस नकाबपोश शख्स के बाजू में ढलक गई। इधर इन लोगों ने ड्राइवर को भी गोली मारकर गहरी खाई में फेंक दिया। फिर सबूत मिटाने के लिए निशा की गाड़ी को भी धक्का देकर खाई में गिरा दिया और एक दूसरे की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहने लगे। इनमें से एक आदमी सर्द लहजे में बोला, अब अगर कोई इन लोगों को ढूंढने भी आएगा तो यही समझेगा कि ये सब गाड़ी समेत खाई में गिरकर मर गए हैं। नीचे तेज बहता हुआ पानी था जो न जाने कहाँ जाकर रुकता था। अब ये गाड़ी, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की लाशें कभी किसी को मिलती भी हैं या नहीं, उसकी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हर शख्स यही समझता है कि निशा भी इसी हादसे का शिकार हो गई है और कोई कभी ये जान ही ना पाया था कि हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था, वो कहाँ है और किस हाल में है। दूसरी तरफ वो नकाबपोश लोग बेहोश निशा को गाड़ी में डालकर एक नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए। जब वो उसे अपने मालिक के सामने लेकर पहुंचे तो उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो निशा को देखते हुए बोला, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गई। तुमने मेरा बहुत इंतजार करवाया है, मगर मैं भी कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर कहा, ये लो तुम्हारा इनाम, और अब यहाँ से चले जाओ, खूब ऐश करो। आदमी जाने लगे तो उनमें से एक रुक कर बोला, मालिक, अब इस लड़की का क्या करना है? क्या उसे वापस छोड़ दें? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, पहले मैं इसके साथ निकाह करूंगा। उसे होश में आने दो और हाँ, शाम तक इस लड़के को भी वापस छोड़ देना। वैसे भी मैं उसकी बहन को पहले ही यकीन दिला चुका हूँ कि उसका भाई महफूज है। मेरा उन लोगों से ना कोई ज़ाती दुश्मनी है और ना ही कोई लेन देन। जिनसे दुश्मनी है अब उन्हीं से अपने पुराने और नए तमाम हिसाब बराबर करूंगा। कई घंटों बाद जब निशा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ पांव मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। वो पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, कभी मुंह से टेप हटाने की, कभी आवाज निकालने की, मगर उसके मुंह से सिर्फ घुटी घुटी सी आवाजें ही निकल रही थी। वो चीखना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, मगर बेबस थी। काफी देर तक वो इसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। उसके जहन में एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था, कौन है वो शख्स जिसने मुझे अगवा किया है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसका मकसद क्या है? इन्हीं सोचों में गुम उसके आंसू बहने लगे। उसे अपने दादा जान और दादी का ख्याल आया तो उसका दिल मजीद भर आया। वो दिल ही दिल में सिसकने लगी। अगर दादा जान को मेरी गुमशुदगी का पता चला होगा तो उन पर क्या बीत रही होगी। और दादो, वो तो रोते रोते टूट गई होंगी। या अल्लाह, मैं तो हमेशा इन्हें खुशियां देना चाहती थी, मगर अनजाने में उन्हीं के गम की वजह थी मैं बन गई हूँ। वो मुसलसल रोती रही कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने फौरन अपनी नजरें दरवाजे की तरफ उठा दी। काले लिबास में मलबूस एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। कमरे में आते ही उसने लाइट जलाई, फिर सुकून से अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। जैसे ही निशा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार नुमायां हो गए थे। वो शख्स एक दिलकश मगर पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आया, सर से पांव तक उसे गौर से देखा और धीमे लहजे में बोला, कैसा लग रहा है मुझे अपने सामने देखकर? क्योंकि मुझे तो तुम्हें अपने सामने देखकर बेहद खुशी हो रही है। आखिर आज तुम मेरे घर में मेरी मेहमान बनकर आ ही गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे पर लगी टेप एक ही झटके से उतार दी।
अचानक टेप उतरने से निशा के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई और तकलीफ की एक शदीद लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने नफरत से उसे घूरते हुए कहा, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी जो तुमने मुझे अगवा कर लिया? तुमने ये हरकत करके अपनी घटिया सोच का सबूत दिया है। तुम्हारी जंग अगर तुम्हारे खानदान के मर्दों से है तो उसमें मुझे घसीटना इंतहाई बुज़दिली है। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मेरे खानदान के मर्दों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। वो ज़रूर आएंगे, तुमसे इंतकाम लेंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरमान खान निशा की एक-एक बात सुनकर अरमान खान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी, जैसे वो उसके गुस्से से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। वो मजीद झुककर उसके करीब आया और पुरसकून लहजे में बोला, अच्छा, और क्या करेंगे मेरे साथ? उसके इतना करीब आने पर निशा ने कुर्ब से अपनी आंखें बंद कर ली और सख्त लहजे में बोली, खबरदार, अगर मेरे करीब आया या मुझे हाथ लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर तुम्हें अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मगर उसकी धमकियों का अरमान पर कोई असर न हुआ। वो बदसतूर उसके करीब खड़ा रहा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा, तो तुम क्या कर लोगी? निशा ने नफरत से उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पीछे हट जाओ। अरमान हंस पड़ा और शरारत भरे लहजे में बोला, हाय अल्लाह, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा। एक बार फिर मेरा नाम लेकर पुकारो ना। उसकी बात सुनकर निशा ने गुस्से से दांत भींच लिए और बोली, तुम बहुत घटिया, बेगैरत और कमसर्फ इंसान हो, जो एक बेबस लड़की की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। क्या तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि चंद ही दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है? मैं किसी और की अमानत हूँ। तुम किस हक से किसी की अमानत में खयानत करने चले हो? क्या तुम्हें अपने इस गुनाह का जरा भी एहसास नहीं? निशा की ये बात सुनते ही अरमान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से की वाज़िय आसार उभर आए। उसने गहरी सांस लेते हुए सख्त लहजे में कहा, मेरे सामने ये दोबारा मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द है या तुम्हारा नाम किसी और के साथ जुड़ चुका है। ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। निशा ने हैरत और नफरत से उसे देखा और तंजिया अंदाज में बोली, तुम इस तरह बातें कर रहे हो जैसे मेरा तुमसे कोई रिश्ता हो या मैं तुमसे किसी ओहद में बंधी हूँ। सुन लो, मैं तुमसे इतनी शदीद नफरत करती हूँ कि शायद आज तक किसी ने तुमसे इतनी शदीद नफरत ना की हो। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसी वक्त तुम्हें जान से मार देती। अरमान ने उसकी बात सुनकर मायनेखेज मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं मेरी जान, अब तुम मुझे जान से नहीं मारोगी, बल्कि मेरी जान बनने की तैयारी करोगी। अब तुम वो सब करोगी जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे खुशी मिलती है और जिससे मेरे दिल को सुकून मिलता है। निशा ने फौरन नफरत से जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करूंगी। पहले मेरे हाथ खोलो और मुझे वापस जाने दो। तुमने मेरा अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। निशा की बात सुनकर अरमान खान हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा। अरमान खान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे घर वाले ज्यादा देर तक इस हकीकत से बेखबर नहीं रह सकेंगे। जल्द या बदीर उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि तुम्हारी मौत खाई में गिरने से नहीं हुई, बल्कि तुम मेरे पास हो और तुम्हें मैंने अगवा किया है। यकीनन ये खबर मिलते ही वो मुझे तलाश करेंगे और तुम्हें मुझसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर खानजादा खानदान से जंग लड़ूंगा, और इस बार ये जंग सिर्फ तुम्हारे नाम पर होगी। मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे निकाह करूंगा। अरमान की बात सुनकर निशा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो गुस्से और बेयकीनी से बोली, एक ऐसी लड़की से निकाह जो तुमसे शदीद नफरत करती है, तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। चंद दिन बाद किसी और की बीवी बनने वाली है। उसे शादी से पहले अगवा करके जबरदस्ती अपने निकाह में शामिल करके आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अरमान एक बार फिर उसके करीब आया और पुरसकून लहजे में बोला, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी खातिर अपने खानदान की बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म करके भी तैयार हूँ। मैं ये जंग खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले खुद दोबारा लड़ाई छिड़ेंगे और तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। मैं तुमसे पहले से भी कहा था ना कि तुम मेरी जान बचाकर, मुझ पर रहम करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि उस दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम जानती थी कि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ। तुम्हारे पास मुझसे इंतकाम लेने का पूरा मौका था,
مگر تم نے اپنی نفرت کو اپنے فرض پر حاوی نہیں ہونے دی۔ تم نے مجھے زندہ رکھا، مجھ پر رحم کیا، اور اسی احسان کے بدلے میں اب میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ نشا نے فوراً نفرت سے جواب دیا، میں کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی مگر تمہاری بیوی ہرگز نہیں بنوں گی۔ ارمان نے اس کی بات خاموشی سے سنی، جیسے اسے پہلے ہی اس جواب کی توقع تھی۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جیسی ضدی لڑکی کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، لیکن اگر تم نکاح سے انکار کرتی رہو گی تو پھر تم خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گی۔ اس کی بات سن کر نشا کی آنکھوں میں خوف اور غصہ ایک ساتھ اتر آیا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، نکاح سے پہلے تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ میں ایک باعزت خاندان کی بیٹی ہوں، میری عزت میری زندگی سے بڑھ کر ہے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز پھر آئی اور وہ بے اختیار ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے بسی سے گڑ گڑا رہی تھی۔ نشا کو اس حال میں دیکھ کر اربان کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے ہلچل سی مچی، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ایک قدم پیچھے ہٹا اور نسبتاً نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوں۔ ارمان کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت عروسی لباس، زیورات اور میک اپ کا سامان تھا۔ اس نے وہ سب نشا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ لباس پہن لو، یہ زیورات بھی اور یہ میک اپ بھی۔ اچھی طرح تیار ہو جاؤ، بالکل ایک دلہن کی طرح، کیونکہ آج تم میری دلہن بننے جا رہی ہو۔ میں ابھی نکاح کا انتظام کرتا ہوں، آج ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا، اور پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ حالات سے مجبور نشا نے بے دلی سے وہ لباس پہنا، زیورات سے بے تن کیے، اور جب تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنی ہی صورت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب اسے دیکھنے اور سراہنے والا وہ شخص ہی نہیں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ یہ سب تو اس انسان کے لیے ہے جس سے مجھے بے حد نفرت ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے دراصل اپنی تباہی کو دعوت دی ہے۔ ایک دن میں اسے اس کے ہر ظلم کا حساب ضرور دوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اس کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کیونکہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ اس شخص کے ہاتھ میں تھا جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ وہ شخص جس نے اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے خاندان کو تباہ کیا، اور آج اسی نے اپنی قید میں لا کر زبردستی اپنے نکاح میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اچانک دروازے ایک جھٹکے سے کھلا اور ارمان اندر داخل ہوا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے نشا کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ اتنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ تم ارمان خان کی بیوی بننے جا رہی ہو، ہمت کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے نشا کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر نشا نے فوراً جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اسی دوران دروازے کے باہر موجود مولوی صاحب اور دو گواہوں کو اندر بلایا گیا، جنہیں ارمان پہلے ہی بلا چکا تھا۔ مولوی صاحب دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے پر صاف خوف نمایاں تھا، جیسے وہ بھی ارمان کے رعب سے دبے ہوئے تھے۔ ارمان کے آدمیوں نے ان کے لیے کرسی کھینچ دی، مگر کمرے کا ماحول اس قدر پراسرار اور دباؤ سے بھرپور تھا کہ کوئی بھی شخص کھل کر سانس لینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ارمان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، مولوی صاحب، نکاح کی کارروائی شروع کیجیے۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کے لیے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ارمان کی سخت آواز گونجی، میں نے کہا نکاح شروع کریں۔ اس کی دھاڑ سن کر مولوی صاحب کے ہاتھ تک کام گئے۔ انہوں نے بے بسی سے ایک نظر نشا کی طرف دیکھا، مگر سامنے کا منظر خود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ نکاح نشا کی رضامندی سے نہیں، بلکہ جبر اور مجبوری کے سائے میں کروایا جا رہا تھا، اور اس لمحے وہاں موجود کوئی بھی شخص اس حقیقت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ مگر انہیں اپنی جان عزیز تھی، اگر وہ نکاح پڑھانے سے انکار کرتے تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا، اس لیے انہوں نے خاموشی سے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ نشا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔
ایجاب و قبول مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب اور ارمان کے دوست وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نشا نے آنسو پوچھتے ہوئے نفرت بھری نگاہوں سے ارمان کو دیکھا اور کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہار مان لی ہے۔ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کروایا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی کوئی جگہ نہیں بنے گی۔ نشا کی بات سن کر ارمان زور سے ہنس پڑا اور بولا، لیکن میرے دل میں تو تمہارے لیے بہت جگہ ہے۔ ایک بار اس دل میں جھانک کر تو دیکھو، ہر طرف صرف تم ہی تم ہو۔ پھر وہ اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، تمہارے دل میں بھی ایک نہ ایک دن میری جگہ بن جائے گی۔ بس اتنا کافی ہے کہ اب تم میری ہو چکی ہو۔ میرے لیے بہت یہی کام ہے کہ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب کسی میں ہمت نہیں کہ اس رشتے کو ختم کر سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس پر جھکا۔ نشا گھبرا کر پیچھے ہٹی تو وہ مسکرا دیا۔ پھر اس نے اس کے بالوں کو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ارمان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہی نشا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ ارمان نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب لا کر سرگوشی کی۔ تم بہت خوبصورت ہو، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ، مگر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، ویسے اب تم میری بیوی ہو، لیکن میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر اس نے ڈرائیور کو آواز دی اور کہا، جاؤ بی بی جی کو گھر چھوڑ آؤ۔ چند گھنٹے بعد نشا اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کی تمام کزنز اور دادی بے بسی سے رو رہی تھی۔ جیسے ہی سب نے اسے دیکھا فوراً اس کی طرف لگ گئے۔ دادی نے اسے سینے سے لگا لی اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میری بچی تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم کل سے کتنے پریشان تھے۔ نہ تمہارا فون مل رہا تھا اور نہ ہی ڈرائیور کا کوئی پتہ چل رہا تھا۔ اتنے میں اس کے دادا بھی وہاں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ کل کہاں تھی، نشا ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ دادا چاند نے فوراً سب کو منع کر دیا اور کہا، کوئی بھی نشا سے ابھی کچھ نہیں پوچھے گا، پہلے اسے سنبھلنے دو۔ اس کی کزن ماریا اسے کمرے میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نشا سو گئی مگر اسے تیز بخار تھا۔ دادی نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی نشا کو پریشان نہ کرے اور اسے آرام کرنے دے۔ وہ صرف 2 گھنٹے سوئی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی ارمان خان کا چہرہ اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ اس کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی چھا گئی اور وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دادی کو اپنی اور ارمان کے نکاح کے بارے میں کیا بتائے۔ دادی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ جیسے ہی نشا کی نظر ان پر پڑی، اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تاکہ دادی اس سے کوئی سوال نہ کر سکے۔ اگلے روز اس کے سسرال والے بھی آ گئے۔ دادا چاند نے انہیں یہی بتایا تھا کہ نشا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ فون پر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا منگیتر بھی کل سے سخت پریشان تھا۔ جب وہ لوگ اس سے ملنے آئے تو نشا نے صاف انکار کر دیا۔ تبھی دادا جان نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، میری پوتی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ نشا تو کامران کی والدہ سے بھی نہیں ملی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کسی سے بھی نہیں ملوں گی، پلیز دادو۔ وہ لوگ کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ 2 دن بعد جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اس شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سب حیران رہ گئے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ دادا جان کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنی پوتی پر جتنا اعتماد کرتے تھے اتنے ہی پریشان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری پوتی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس پر نشا کی دادی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں بھی اسی بات پر پریشان ہوں۔ آخر اچانک نشا کو کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ وہ اس شادی سے بہت خوش تھی۔ دادا جان بولے، بیگم، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نشا پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ میرے لیے میری باقی پوتے پوتیاں بھی عزیز ہیں، مگر تم جانتی ہو کہ نشا شروع سے ہی مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر اس کی مرضی نہیں تو میں کسی نہ کسی بہانے اس کے سسرال والوں سے یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ پھر انہوں نے اس روز کامران کے والد کو فون کر کے رشتے سے معذرت کر لی۔ وہ لوگ وجہ پوچھتے رہے مگر دادا جان نے طرف اتنا کہا، آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، مگر ہماری کچھ مجبوری ہے۔ اسی شام وہ نشا کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے لہجے میں سختی ضرور تھی مگر آنکھوں میں اپنی پوتی کے لیے بے پناہ فکر جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کہا، نشا، مجھے سچ سچ بتاؤ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اچانک تم نے اس رشتے سے انکار کیوں کر دیا؟ دادا جان کی بات سن کر نشا کا سب کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، دادا جان، میں کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس شخص کا کیا دھرا ہے۔ دادا جان حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور پوچھا، کون؟ تم کس شخص کی بات کر رہی ہو؟
निशा ने नम आंखों के साथ जवाब दिया, दादा जान, वही शख्स जिसने मेरे बाप को कत्ल किया था। मैं अरमान खान की बात कर रही हूँ। उस दिन जब हम मरी जा रहे थे तो उसने रास्ते में मेरा अगवा कर लिया था, फिर बंदूक की नोक पर मुझसे निकाहनामे पर दस्तखत करवाए। यह सुनते ही दादा जान के औसान खता हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बेख्तियार बोल उठे, निशा, ये तुमने क्या कर दिया? निशा फौरन बोली, मैंने कुछ नहीं किया दादा जान। उससे पहले कि वो मेरे साथ कोई और जुल्म करता, मुझे मजबूरन निकाहनामे पर दस्तखत करने पड़े। ये सुनते ही दादा जान के कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं सोफे पर गिर बैठे। निशा रोते हुए उनके पास आई और बोली, दादा जान, आप फिक्र ना करें, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे बाप का कातिल है, मैं उसके साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकती, लेकिन मैं अपने बाप का बदला जरूर लूंगी। निशा की आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। इधर दादा जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर फिर उन्होंने निशा को एक ऐसी हकीकत बताई जिस पर उसे ही यकीन नहीं आ रहा था। दादा जान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, निशा बेटा, अरमान हमारा दुश्मन नहीं है। ये सुनकर दादी भी हैरत से उन्हें देखने लगी। दादा जान ने बात जारी रखते हुए कहा, इस वक्त जमीन के एक टुकड़े की वजह से हमारे दरमियान तनाजा हुआ था। इसी झगड़े में तुम्हारे चचा ने अपनी जेब से बंदूक निकाली थी और दूसरी तरफ अरमान ने भी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे चचा ने अरमान पर गोली चलाने की कोशिश की, तुम्हारे बाप ने उसे बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया और गोली उन्हें जा लगी। इस वाक्य में ना अरमान का कोई कसूर था और ना ही तुम्हारे चचा ने जानबूझकर कुछ किया था, मगर हमने ये हकीकत सबसे छुपा ली थी। सिर्फ मुझे असल बात का इल्म था, इसीलिए हमने अरमान या उसके खानदान पर कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। लेकिन लोगों में यही बात मशहूर हो गई थी कि तुम्हारे बाप का कत्ल अरमान ने किया, हालांकि वो एक अफसोसनाक हादसा था। ये सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरमान के खानदान के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे। आपने गलतफहमी की वजह से बरसों पुराना रिश्ता खत्म कर दिया। उनके घर की औरतों और हम में कितनी मोहब्बत और अपनायत थी, मगर आप लोगों की खामोशी ने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर उन्होंने निशा को सीने से लगा लिया और नरमी से बोली, मेरी बच्ची, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अरमान बहुत अच्छा लग रहा है। जब सब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तब भी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है, मगर मैं भी इतने बरस से गलत फहमी में मुब्तला रही। निशा की शादी से इनकार की खबर सुनकर उसके चचा भी कमरे में आ गए, मगर जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि निशा और अरमान का निकाह हो चुका है तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अब्बा जान, ये कैसे हो सकता है? उस शख्स ने हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत को पामाल किया और हमारी बेटी को अगवा किया। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि दादा जान ने गुस्से में आकर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और सख्त लहजे में बोले, पहले ही तुम्हारे जज्बाती फैसलों की वजह से हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब मैं मजीद कोई गलती नहीं होने दूंगा। अब वक्त आ गया है कि उस दुश्मनी को हमेशा के लिए दोस्ती में बदल दिया जाए। ये सुनकर निशा ने हैरत से दादा जान की तरफ देखा और बोली, दादा जान, ये आप क्या कह रही हैं? दादा जान ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। एक बेटे को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ और सियासत में रहते हुए मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि दूसरे बेटे की बदनामी को बर्दाश्त कर सकता। अगर हकीकत सामने आ जाती तो लोग यही कहते कि एक भाई की वजह से दूसरे भाई की जान गई है। मगर अब मैं उस खानदान से दोबारा ताल्लुकात जोड़ूंगा और उस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसी शाम दादा जान ने अरमान को फोन करके अपने घर बुलाया। कुछ देर बाद अरमान अपने घर की खवातीन के साथ वहां पहुंच गया। दोनों खानदान आमने सामने आए, दिलों की गलतफहमियां दूर हुई और बरसों पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सब लोग अरमान खुश थे कि उसने बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ दिया और दो खानदानों को फिर से एक कर दिया। वक्त के साथ निशा ने भी उस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अरमान उससे बेहद मोहब्बत करता है। आखिर उसके लिए उससे बढ़कर खुशनसीबी और क्या हो सकती थी कि उसका शोहर उसे दिलो जान से चाहने वाला था। नाज़रीन, आपको ये नावल कैसा लगा? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले दिलचस्प नावल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।